अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। देश विदेश की बड़ी खबरों के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से। आजमगढ़ पहुंचे भोजपुरी सिने स्टार निरहुआ ने सीधे तौर पर मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की इस बार सूरत बदलने वाली है और क्या कुछ कहा आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़ UV24। देश में सरकार के कर्या भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है और जब निरहुआ जीत के यहाँ से जाएगा तो आप लोग ये सोच लीजिए कि जाति धर्म बिरादरी सब भूल जाइए। बस एक बात याद रखिए कि जैसे बनारस चमक रहा है, जैसे गोरखपुर चमक रहा है, वैसे मेरा आजमगढ़ और मेरे आजमगढ़ को अगर चमकाना है तो 23 तारीख को कमल का बटन दबा दीजिएगा। आप देखो आपने इतने गर्मी में, प्रचंड गर्मी में यहाँ सब लोग खड़े होकर के पसीने से भीग गए हैं, फिर भी यहाँ इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। तो भैया बहनी आप लोग सब लोग 23 तारीख के भी पसीना से नहा लिया लो, लेकिन बूथ पर जइहा जरूर, ठीक है? बूथ पर जाके और बटन के कमल वाले निशान वाले बटन में जइहा जरूर। अब पसीना हो ना तो घबराइहा लोग ना, जब पानी से नहाला ना तो खाली इतिहास बदलेगा। अब पसीना से नहाला हुआ तो इतिहास बदलेगा। आजमगढ़ इतिहास बदली कि ना बदली? इतिहास के बदले क्या हो भैया? आजमगढ़ आगे लेके चलेंगे। 23 तारीख के सब जने जाके और कमल के निशान से दबा के अपने बेटा अपने लाल निरहुआ के बाद जीत। निरहुआ के बयान का जवाब देते हुए सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा कि बीजेपी बताए क्यों बंद की यश भारती कलाकारों के सम्मान पर। निरहुआ को धर्मेंद्र यादव ने क्या नसीहत दे डाली आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UV24। बीजेपी के लोग हमको प्रमाण न दें, बीजेपी के लोग ये बताएं कि आदरणीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा चलाई गई यश भारती की योजना क्यों बंद की गई। बीजेपी के लोग ये बताएं कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यश भारती से जो सम्मानित थे, जो विभूतियां थी, उनको पेंशन देने का काम किया था। 50,000 रुपए महीने की पेंशन थी उन विभूतियों को, वो पेंशन बंद करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। ये बीजेपी के लोग पहले अपनी चीजों को देखें और समाजवादी पार्टी के, अगर मैं इसी आजमगढ़ की बात करूं तो कैफी आजमी साहब, शबाना आजमी साहिबा को आदरणीय नेताजी ने अपने कार्यकाल में 95 के कार्यकाल में यश भारती से सम्मानित किया था। सदी के महानायक आदरणीय अमिताभ जी से लेके अगर हम बात करेंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद मैं अगर बताना चाहूंगा अभी तो आप दिखा नहीं पाओगे। इतने विभूतियों को सम्मानित करने का काम समाजवादियों ने किया है। इसलिए इस तरह की बातें समाजवादियों के ऊपर बीजेपी के लोग बताएं, उन्हें बताएं कि पेंशन क्यों बंद की, बताएं कि समाजवादी जो उत्तर प्रदेश की स्कीम थी यश भारती उसको बंद क्यों किया। वो कलाकारों के सम्मान की बात करते हैं, कलाकारों का अपमान किया है, उनकी योजनाएं बंद की है। उत्तर प्रदेश की जनता की को भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ प्रदेश के जनमानस की एक भावना थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे और प्रदेश की जनता को इस सरकार के अन्याय और अत्याचार से बचाने का काम करें। इसलिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह फैसला लिया है और फैसला लेने के कारण ये सीट रिक्त हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी ने मुझे यहां से लड़ने का मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। बीजेपी नेता संजय पांडे ने साधा शिवसेना पर निशाना हमला बोलते हुए कहा कि श्री राम के अस्तित्व और वीर सावरकर पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से माफी मंगवाएं। आदित्य ठाकरे
क्या कुछ कहा पांडे जी ने, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UB24। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री श्री आदित्य उद्धव ठाकरे जी आज अयोध्या में राजनीतिक पर्यटन हेतु गए हैं। अपने आप को हिंदुत्व का दम भरने वाले शिवसेना और आदित्य ठाकरे जी क्या आज रामलला के चरणों में स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करने वाली कांग्रेस से माफी मंगवाएंगे? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह कहा कि प्रभु रामचंद्र जी काल्पनिक हैं। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता भोग रहे आदित्य ठाकरे जी क्या कांग्रेस पार्टी पर दबाव ला करके वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा वापस लेने के लिए कांग्रेस को मजबूर करेंगे? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आदित्य ठाकरे जी का धर्मांतरण हो चुका है और आज के बाद अपने आप को हिंदुत्ववादी कहना बंद करेंगे। आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। एक तरफ जहां देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की जनता को परेशान कर रखा है, वहीं सरकार भी लगातार चिंता में है। WHO लगातार ताकीद कर रहा है। मुंबई में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के बाद एहतियातन स्कूल में मास्क लगाकर बच्चों की एंट्री शुरू हो गई है। आप स्वयं देखिए, मुंबई से हमारे संवाददाता की है विशेष रिपोर्ट। इन दिनों लगातार राहुल गांधी की पेशी को लेकर ईडी के समक्ष लगातार पेशी जारी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राहुल गांधी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोले बीजेपी नेता, आप स्वयं सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यह कोट किसका है? महात्मा गांधी का, 100 साल पहले। चूंकि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उन्हें लगा कि हिंसा, आगजनी, कुछ घटनाएं हुई, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं है, तब भी हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और आंदोलन को समाप्त करते हैं। और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता की विराटता इससे स्थापित हुई, उसका हमें अधिक संतोष है। आज 100 साल के बाद उसी गांधी के नाम के उत्तराधिकारी, उन्हीं गांधी जी के नाम के स्वघोषित स्वयंभू होल सोल कॉपीराइट होल्डर, और वो आज पहली स्थिति तो ये कि ये एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है। आपने सुना होगा कि सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आजादी के बाद के दौर में लग चुके हैं, परंतु अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार, पार्टी की संपत्ति और धन का हरण कर लेना, यह एक ऐसा विचित्र उदाहरण था। और उसके बाद यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। तो एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। दूसरी बात, इस विषय में एक और बिंदु महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने सरकार में रहते हुए अपने को ही भारत रत्न अर्पित कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था, डेडिकेटेड टू देमसेल्फ, उसी पार्टी के परिवार के, उसी परिवार के
लोगों ने अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोग से बनी हुई संस्था जो उन्हीं की पार्टी ने बनाई थी, उसकी सारी संपत्ति और धन को अपने को अर्पित कर दिया। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी वास्तविकता में उसके साथ क्या कर रहे थे। ऑन दी अदर नोट एक बात कहना चाहूंगा, हम सबने सुना होगा स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस बड़ा दावा करती थी कि आनंद भवन पार्टी को दे दिया था, और यहां एजेएल के रूप में इस हाथ से दिया, उस हाथ से 90 करोड़ का लोन लिया, फिर मैंने ही 90 करोड़ का लोन वापस करके खुद ही अपने को मालिकाना हक दे दिया। यानी कितने ही भवन अपने नाम कर लिए पार्टी के और आनंद की अनुभूति कर ली। यह दर्शाता है कि उनका रोल पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है। और आज के घटनाक्रम पे देखें तो पहले तो पार्टी की संपत्ति, पार्टी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति और धन अपने नाम किया। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। और दूसरा मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? हमें इसका उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, श्री राहुल गांधी जी आज न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं न नेता प्रतिपक्ष हैं, वो केवल एक सांसद हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अत्यंत वरिष्ठ सांसद है। उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ सांसद कांग्रेस में है। इसका अर्थ यह हो गया कि कांग्रेस में यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी यह साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। चौथी बात, सरकारी एजेंसियों को काम करने से रोकने के लिए दबाव बनाना और दबाव को झड़प और आगजनी की सीमा तक ले जाना, जो कुछ ये हुआ है, यह दर्शा रहा है कि अगर 3 दिन से यह जमावड़ा हुआ था तो उसका वास्तविक मंतव्य क्या था, वह क्रमशः उजागर होता चला जा रहा है। और वैसे आप सभी लोग यह जानते हैं कि इस विषय पे, तकनीकी पक्ष पे, हमारे पूर्व में पार्टी के नेता और लोग बात कर चुके हैं। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। बड़ी सहज स्वाभाविक सी बात है कि सभी को पता है कि जो कंपनी का भी मालिक वही और पार्टी का मालिक वही। मैं सिंपल सी बात कहूं कि जब 2010 में 90 करोड़ का लोन दिया, किसने? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। किसको दिया? एजेएल को। उसमें कौन? हम ही। उसके बाद सारी संपत्तियां एजेएल की कांग्रेस पार्टी के पास आ गई। किसके पास? हमारे पास। फिर हमने ही लोन, किसने लोन माफ कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने। जिसका अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। साहब, आपने तो सुना होगा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। यहां तो तेरा मुझको अर्पित क्या लागे तेरा। ये भारत की जनता नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है। हमारे पार्टी का नेतृत्व यह कहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे। और वो ये कहते हैं कि तेरा तन मन धन सब मेरे को समर्पित। इसलिए
यह प्रकरण भारत के इन्वेस्टिगेटिव इतिहास का अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र उदाहरण है। और मैं पुनः इस पर रेखांकित कर देता हूं, यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ। नंबर 2, जो जमानत लेनी पड़ी वो न्यायालय के आदेश पे लेनी पड़ी। नंबर 3, ये पार्टी के अंदर की संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। और नंबर 4, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं हो रही है। और अंतिम बिंदु, कांग्रेस अब साफ दिखाई पड़ रही है कि यह पार्टी नहीं परिवार हो गई है। इसलिए यह चिंता का विषय सिर्फ भारत की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है। और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी इस विषय का प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि श्री राहुल गांधी जी न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद सारे कांग्रेस के सांसद, सारे मुख्यमंत्री आकर उनके लिए यहां के ऊपर धरना दिए हुए हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है पार्टी सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन का स्वघोषित नेतृत्व का दावा उस सबसे ऊपर है परिवार का जलवा। और हमें इस विषय को लेकर बहुत खेद है कि पहली बार न्यायिक एजेंसियों को या जांच एजेंसियों के कार्य को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक आंदोलन होते थे, परंतु राजनीतिक आंदोलन में हिंसात्मक स्वरूप और अपने संवैधानिक पदों का उपयोग, या साफ शब्दों में कहा जाए तो दुरुपयोग, जांच एजेंसियों की जांच को प्रभावित करने का यह पहला उदाहरण देश के इतिहास में दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के जो 3 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है, इसमें एक पोस्टर की बड़ी चर्चा है, ना झुकेगा ना झुकेगा। कौन? राहुल गांधी के बारे में सारे कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर है, ना झुकेगा ना दबेगा। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में बहुत प्रकार की बातें पहले भी कही गई हैं। कहा जाता है वो जिस प्रकार के विषय बोलते हैं उस पर क्या आपको लगता है कि देश की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए? क्यों? मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ये तो वो लोग हैं जो देश की जनता के सामने सरकार को किसी भी प्रकार से अपमानित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो कोविड को मोविड बोल सकते हैं। हम लोग जून 2022 में बैठे हैं, याद करिए मई 2021 में दोनों भ्रात्र और भगिनी दोनों का ट्वीट है कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। उस समय बच्चों का वैक्सीन पूरे दुनिया में कहीं बना नहीं था। तो आप सोच लीजिए कौन झुकेगा और कौन टूटेगा, जो ऑलरेडी जनता के द्वारा जिस स्थिति में है कि अब वैसे वो अमेठी की जनता ने दिखा दिया है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनकी बुद्धिमत्ता एक मामले में तो मैं मानता हूं कि 2019 में उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था कि अमेठी के साथ साथ एक अन्य जगह से लड़ने का भी निर्णय लिया था। तो कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा, ये उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने और उनके खानदानी संसदीय क्षेत्र की जनता ने 2 साल पहले ही उसका जवाब दे दिया। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, प्लीज 1 मिनट। 3 दिनों से लगातार कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। बार-बार एक बात यह है कि केंद्र सरकार डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी को परेशान है। तो आखिर क्या केंद्र सरकार इस विषय का शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2012। उस समय केंद्र सरकार किसकी थी? और सीधे ये विषय कहां दायर हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय में। फिर जांच की शुरुआत उसके बाद हुई। तो मानवीय बात है, जो विषय आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, जो आपकी सरकार के सरपरस्ती में शुरू हुआ, उसके लिए हमारी सरकार को आरोप लगाना, मुझे लगता है कि उनको कम से कम झुक कर ये पुराने रिकॉर्ड्स देख लेने चाहिए। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान जिस
इसीलिए मैंने आपको पहले ही कोट कर दिया था महात्मा गांधी का 100 वर्ष पुराना कोट, जिसमें उन्होंने कहा था सेल्फ डिसिप्लिन इज फोरमोस्ट फॉर स्वराज। और उन्होंने कहा था कि एनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अटेन्ड बाय यूजिंग वायलेंस। परंतु यहां पर कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है, केवल भ्रष्टाचार को बचाने के उद्देश्य से और एजेंसीज पर दबाव बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार का प्रदर्शन, इस प्रकार का वितंडावाद, जिसने आज उपद्रव का भी रूप धारण कर लिया, वह किया जा रहा है। देश की जनता को साफ दिख रहा है। तो महात्मा गांधी की कांग्रेस से राहुल गांधी की कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। केवल सरनेम कॉमन होने से आदमी के अंदर वह गुण नहीं आ जाते हैं। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। गहलोत साहब ने कहा है कि सच के संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए हम सब, आपने कहा कि लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सच का संघर्ष के बिगुल बजाने हम सब यहाँ आए हैं, सारे मुख्यमंत्री, और ये पिछले 8 साल का सबसे काला अध्याय है। दूसरा उन्होंने ये सवाल है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी जो कहे थे कि पूरे देश में मोदी सरकार ने केरोसिन तेल बिखेर दिया है, उसमें माचिस लगाने की बस जरूरत है, और जो हिंसा हो रही है ये माचिस बीजेपी द्वारा लगाई। देखिए, गहलोत जी के मुंह से जब यह वचन उद्भूत होते हैं तो हमें याद आता है कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सिडिशन लॉ, देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे। और 2019 के बाद सबसे पहले सिडिशन लॉ किसने प्रयोग किया? अशोक गहलोत जी ने। किसके विरुद्ध प्रयोग किया? अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनके विरुद्ध कोई राजनीतिक घटनाक्रम पार्टी के अंदर चल रहा। अपनी पार्टी के मंत्रियों के विरुद्ध और तो और पत्रकारों के विरुद्ध उन्होंने सिडिशन लॉ का प्रयोग कर लिया। अब उनको वो काला अध्याय नजर नहीं आता है। जिस प्रकार की हिंसा की घटनाएं राजस्थान में हुई, जिस प्रकार के बच्चियों के साथ घटनाएं हुई, वो सब विषय अलग है। परंतु यहां पर मैं पुनः अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि 3 दिन से आप राजस्थान को छोड़कर यहां पर कौन सा शासकीय कार्य कर रहे हैं जो आपके संवैधानिक दायित्व के अनुरूप और संविधान और राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदत्त आपकी सुविधाओं का वास्तविक और समुचित उपयोग प्रमाणित करता हूं। रुक जाइए। आमोद राय राहुल गांधी के नाम के अनुसार ही चलेगा। जो प्रदर्शन नागपुर में परसों हुआ था, उसमें कांग्रेस के जो लोकल वहां के सिटी अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने कहा शेख हुसैन का नाम, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से कर रहे हैं, ये गलत है और जितने की मौत एक दिन मारे। देखिए, इस प्रकार के घृणित बयान प्रतिक्रिया के योग्य नहीं है, परंतु यह कांग्रेस की क्षुद्रता और मानसिक स्तर की सीमा तक पहुंच गया है। यह उसका क्रमशः प्रमाण है। यह केवल एक घटना नहीं है। 2007 में सोनिया जी ने मौत के सौदागर बोला था। 2014 में मोदी जी की बोटी बोटी काटने का आह्वान किया गया और आज ये बोला गया, तो यह कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता कितने निचले और छिछले स्तर पर आती जा रही है उसका प्रमाण। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Today Congress is resorting to violence. As you are speaking over here, there are various Congress offices where tires are being burned, and today in Guwahati, an ACP level official was being assaulted by a Congress worker. He was bleeding from his head, but still we see that the Congress party officials and the workers are still fighting with the police. A senior official has been injured in Guwahati, sir. The violence in which the Congress party is resorting just to cover up their blatant corruption, it is nothing but exposing the true satya of their so-called satyagrah. नीरज पांडे, एबीपी। सर, मेरा थोड़ा इससे अलग सवाल है कि ममता बनर्जी आप दिल्ली में हैं और तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर चर्चा करती है। क्या आपको लगता है कि ये विपक्ष को एक करके माहौल बनाने की कोशिश है बीजेपी की? दो पार्टियां उसमें नहीं है। देखिए, विपक्ष में अनेक नेता अपनी अपनी चौधराहट बनाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं। इस पर हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वह सारा विषय न भाजपा से संबंधित है, न देश से संबंधित है।
वो विपक्ष के अंदर कौन अपना कद कितना बड़ा स्थापित करके दिखा दे किसी भी मौके का उपयोग करके, यह उसका अभिव्यक्ति ज्यादा नजर आता है। कुमार गौरव, न्यूज 24। अमित कुमार, टीवी 18। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एआईसीसी में और उसको लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो कांग्रेस के नाम देखिए, इस विषय पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, परंतु जो दृश्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आगजनी, हिंसा और उपद्रव बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सर, इसी जो आपने बात दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ एआईसीसी ऑफिस में किया जबकि वहां पर पत्रकारों के साथ सलूकी भी हुई। देखिए, इस विषय की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है और जो कुछ हो रहा है वह देश की जनता टेलीविजन चैनल के ऊपर देख रही है। आरोप और प्रत्यारोप के मामले में तो कांग्रेस अनेक प्रकार के आरोप लगाती रही है। अभी इसी प्रकरण में भ्रष्टाचार को लेकर जो उनके ऊपर आरोप है, जो प्रमाणित है, जो सीधे दिख रहा है, जब उसके बारे में वो कोई भी बात बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि केवल उनके वक्तव्य के ऊपर देश की जनता विश्वास करेगी। ठाकुर रविंद्र सिंह जी का प्रश्न रह गया था, अंतिम प्रश्न है। जो देश में हिंसा हो रहे हैं इस पर कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी पहले ट्वीट किए थे और आज अशोक गहलोत ने उस पर मुहर लगाई है, एक कदम आगे बढ़ते कि पूरे देश में मोदी सरकार की रोशन बिखेर रही है, माचिस केवल तीली लगाने की जरूरत है। आज उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उसमें तीली लगा दी और पूरे देश की हिंसा हो गई। देखिए, आज तो हिंसा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कहने पे हिंसा कर रहे हैं? इसलिए इस प्रकार की बात बिल्कुल आधारहीन लगती है और मैं कोट करना चाहता हूं। दिसंबर 2019, शायद 15 या 16 दिसंबर के आसपास सोनिया जी ने बोला था, सड़क पे आ जाओ, आर पार की बात कर लो, ये मौका जिंदगी में कभी एक बार आता है। ये देश में केरोसिन छिड़कने का नहीं, ये क्या इत्र छिड़कने का उदाहरण है? किसके द्वारा? सर्वोच्च नेता के द्वारा। और वही दिसंबर 2019 का महीना है, देश के बाहर भारत के दूतावासों में प्रदर्शन। किसके विरुद्ध? भारत सरकार के विरुद्ध। किसके द्वारा? मुख्य विपक्षी दल के द्वारा। मैं आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से कहता हूं, कोई ऐसा दूसरा उदाहरण भारत के इतिहास से बता दीजिएगा जब भारत की सरकार के विरुद्ध भारत के दूतावासों का में प्रदर्शन किया हो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की अध्यक्षा ने यह कहा हो कि आ जाओ, आर पार की लड़ाई कर लो। तो सबको दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों ने किस प्रकार का वातावरण इस देश में बनाने का प्रयास किया, क्योंकि जब राजनीतिक सत्ता आपके हाथ से चली जाती है तो फिर मुझे लगता है कि अब उन्हें लग रहा है कि इस प्रकार के किसी वायलेंस या डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करके ही वह कुछ राजनीतिक पॉइंट्स स्कोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर बनारस से है। बनारस में चलते चलते आखिरकार कैसे आग का गोला बन गई बाइक, आप स्वयं देखिए। बनारस से ब्यूरो रिपोर्ट, UB24। गाड़ी पे से आग लगी। अयोध्या में पहुंचे आदित्य ठाकरे। 1200 शिव सैनिकों की मौजूदगी में 1200 शिव सैनिकों के साथ सियासी धमाल मचाएंगे आदित्य ठाकरे। आप स्वयं देखिए कि क्या कैसे अयोध्या में आदित्य ठाकरे की आगवानी को लेकर शिव सैनिक वहां पर जमा दिखाई दी।
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ममता बनर्जी को फुल सपोर्ट। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कह दिया, दीदी जो तय करेंगी सपा समर्थन करेगी। अखिलेश का ममता को फुल सपोर्ट करते हुए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UV24। जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उनके साथ समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा। आप जा रहे हैं, बैठक में आप तक जा रहे हैं क्या? ममता बनर्जी की बैठक में दिल्ली जा रहे हैं? वो अलग बात है। मैंने आपसे कह दिया कि जो आदरणीय ममता बनर्जी जी तय करेंगी उसका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को। प्रधानमंत्री का बयान आया है कि वो 1.5 साल में 10 लाख हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र उनके पास भेज देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 70 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। ये जो 10 लाख की बात हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर हम लोगों ने वादा किया था कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में उन सबको भरा जाएगा। वो अकेले 10 लाख से ज्यादा पद हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के ही नौजवानों के लिए 10 लाख हैं कि पूरे देश के नौजवानों के लिए हैं? रामपुर में सब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बड़ा बयान। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से पूछा सवाल, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों पर आखिरकार कब चलेगा बुलडोजर। मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ बोले आजम खान के सुपुत्र, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UV24 रामपुर। अगर अराजकता है और कोई सुनने वाला नहीं है तो कोई भी किसी का घर तोड़ सकता है, कौन रोक लेगा? कौन रोक लेगा? लेकिन ऐसी चीज़ों का चलन न डालिए जिससे देश का नुकसान हो। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें आइन है, संविधान है, उसके हिसाब से चलना चाहिए जिसको भी चलना चाहिए। कि जुमे की नमाज में आज से पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन ये एक नई टेंडेंसी देखने में आई है पिछले कुछ वक्त से कि 5-7 लोग उसमें माहौल ख़राब करते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ये भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है और सरकार उन 5-7 लोगों को ढूंढे जिन्होंने माहौल ख़राब किया है। पूरी एक बस्ती या पूरा एक शहर उसका जिम्मेदार नहीं है कि आप हर 18 से 25 साल के नौजवान को उठा लेंगे, उसका नाम FIR में रख देंगे और उसे बेरहमी से मारेंगे और उसके बाद बंद करके कोठरी में उन्हें जानवरों से भी बुरी तरीके से मारा जाएगा। पुलिस को ये इख्तियार नहीं है। पुलिस को हाँ ये इख्तियार ज़रूर है कि वो किसी को अरेस्ट करे, चार्जशीट लगाए, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। अगर वो दोषी होगा तो न्यायालय सज़ा देगा, पुलिस सज़ा नहीं देगी। मैंने कहा ना, ये हम एक लोकतांत्रिक देश और प्रदेश से अब एक पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बुलडोजर चला के कह रहे हैं कि सजा मिल रही होगी। अब क्यों तोड़े जा रहे हैं ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। लखीमपुर नहीं पहुंचा आज तक बुलडोजर? पहुंचे तो मुझे ही बताइएगा। अगली खबर रामपुर से। रामपुर में स्कूल फेक सर्टिफिकेट मामले में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। अदालत से उन्हें राहत मिली है। क्या कुछ कहना था वकील का, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UV24। मामला जो था 2020 में, मार्च 2020 में एक FIR रजिस्टर हुई थी जो कि RPS का जो एप्लीकेशन किया गया है बेसिक एजुकेशन ऑफिसर्स के यहाँ से, तो वो ऑन द बेस वो फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन किया गया उस सर्टिफिकेट। और उसमें FIR में जब कोई अननेम्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर तजीन फातिमा, उनकी वाइफ फातिमा साहब की, उनको एक्यूज बनाया, एक क्लर्क को एक्यूज बनाया और चार्जशीट सितंबर 2020 में फाइल की। तकरीबन 2 साल बाद एक एप्लीकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेंट ने देने के बाद केस में आजम खान साहब भी मुलव्विस हैं और उनको 120 का एक्यूज बनाया गया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहना था कि चूँकि बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं झूठे तौर पर, तो जब सब में बेल मिल गई और एक आखिरी मैटर जो था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग था 312 ऑफ 2019 वाला जो मैटर है, उस मैटर में जब फैसला आने वाला था तो उसके फैसले आने से जस्ट बिफोर इनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। और ये जो है बिना कोई बेसिस नहीं है एक्यूज बनाने।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने के बाद अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए शायद हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हो, 142 आर्टिकल 142 में एक्सरसाइज करते हुए उनको इंटरिम बेल दे दी थी इस मैटर में, और ये कहा था, कंडीशन लगाई थी कि 2 वीक्स के अंदर आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट में बेल लगाना है, बेल एप्लीकेशन डालना है। हमने उस कंप्लायंस में बेल एप्लीकेशन लगाई ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट MPMLA में, और वहाँ पर आज सुनवाई के बाद उनको रेगुलर बेल दी गई। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, नौकरी देने का किया वादा, जिसके बाद PM मोदी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया और ओवैसी ने कहा कि अब तक 16 करोड़ मिल जानी चाहिए थी। निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ बोले AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी, आप स्वयं सुनिए। प्रधानमंत्री का जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को परेशानी शुरू हो गई जब असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में भूज में, मैंने उन्हीं के एक सांसद श्री वरुण गांधी का डेटा को जनता के सामने रख दिया कि केंद्र सरकार के पास 55 लाख से ज़्यादा सैंक्शन पोस्ट के वैकेंसीज है। तो फौरन प्रधानमंत्री को लगा कि अब असल मुद्दे पे ये लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने हड़बड़ाहट में ये ऐलान कर दिया कि 2024 तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यानी हर साल 5-5 लाख नौकरियां। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे क्या है ये सच नहीं है कि आपने 2014 में देश से कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? और चौथी बात यह है कि 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने एक किस्म से स्लेवरी करेगा। ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। डॉलर तो अब करीब 79 रुपीज़ हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 7.83 है। आप तो पहले हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ, जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज है। उसको फिल करिए आप, पूरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके ऊपर बात ही नहीं होती। और ऐलान कर दिए, क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, फिर 24 में चुनाव है, तो अब कह रहे हैं कि 5-5 लाख देंगे। सबसे पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। अगले जुमे का जिक्र करते ही भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, दे डाली योगी और बीजेपी सरकार को खुला चैलेंज। क्या कुछ कहा उन्होंने कि तोड़वा दीजिए, क्या कुछ कहा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट UB24। आने वाले फ्राइडे के दिन उत्तर प्रदेश के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि बहुत सारे बुकेट्स हो गए वहां पर। हाँ, तो पहले से घर तोड़ दीजिए पूर्व के, आप अभी तोड़ दीजिए, पहले से घर तोड़ दीजिए ना, किस्सा खत्म हो गया। पहले से घर तोड़ दीजिए ना, किस्सा खत्म हो गया। क्या वो जरूरत ही नहीं है आपको, आप घर तोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत, भाजपा वाले तोड़ना टीनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ।
ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है, और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी, ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूं, झारखंड में जो फायरिंग हुई है। सर यूपी के एडीजी ने ये कहा है कि अगर लीगल बॉडी हमसे इसका जवाब पूछती है कि हमने बुलडोजर एक्शन क्यों किया, तो हमारे पास सारे जवाब मौजूद हैं। अरे आपकी झूठ इसी अभी सामने आ गई कि वो घर जो आप नोटिस दे रहे हैं उस लेडी जो एक्चुअल ओनर है महिला, उसके पति को दे रहे हैं। आपकी झूठ ये साबित आ गई, सामने आ गई। दूसरा आपकी झूठ ये कि टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ये आपकी दूसरी झूठ। तीसरी झूठ, आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको। अच्छा, अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ में भीषण गर्मी के चलते अचानक बाइक में लगी आग, बाइक बनी आग का गोला। आप स्वयं देखिए, लखनऊ से हमारे संवाददाता की है ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सीधे तौर पर सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा के साथ क्यों खड़ी है। नुपुर शर्मा मामले में निशाना साधते हुए क्या कुछ बोले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आप स्वयं सुनिए। हम सब जितने लोग खड़े हैं, कोई भी जो सच्चा हिंदू होगा, वो कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी के भगवान या किसी के पूजने वाले या पैगंबर के खिलाफ नहीं बोल सकता। और न हमारी संस्कृति इसकी आज़ादी देती है कि हम किसी को अपमानित करें, हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें। न हमारा संविधान इस बात को कहता है कि हम किसी के धर्म के खिलाफ बोलें, न हमारा कानून। तो जब हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा संविधान नहीं कहता, हमारे कानून नहीं कहता, तो आखिरकार बीजेपी अपने प्रवक्ता के साथ क्यों खड़ी है? और बीजेपी जो ये कहती है कि हम संविधान के साथ हैं, कानून के साथ हैं, तो कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे अपने प्रवक्ता पर? और बीजेपी को ये संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो किसी को अपमानित करते हैं, किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें आजीवन पार्टी से निकाल के बाहर कर देंगे। और ये भी संकल्प ले बीजेपी कि ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी बीजेपी। एक बार फिर आपको रामपुर लिए चलते हैं। रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बड़ा बयान। उन्होंने सीधे तौर पर रामपुर के नवाब का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह जानबूझकर अपना मजाक बनवाते हैं। अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप नहीं, प्रत्याशी नहीं, 26 जून को खुदा ने चाहा तो बहुत अच्छे नतीजे रहेंगे। शरीफ इंसान है, नेक इंसान है, एक बेदाग छवि के इंसान है, इस बारे में तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। किस तरह की तैयारी है, क्या मुकाबला मानते हैं? ये चुनाव सब लोग लड़ते हैं, दूसरी पार्टियां भी लड़ रही हैं, हम भी लड़ रहे हैं, नतीजे आपके सामने होंगे। उनका कहना है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है। किनका? भाजपा प्रत्याशी का।
अभी 3 महीने पहले भी कहा था भाजपा प्रत्याशियों का रामपुर में किसी मुकाबला था ही का। नवेद भैया ने भाजपा का समर्थन किया है प्रत्याशी। छोड़ो भाई, कहा छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। कब तक उन्हें इतने वो अच्छा, उन्हें खुद भी मान जाना चाहिए। रामपुर के लोगों ने बाकायदा बढ़िया कर दिया, स्वार के लोगों ने बढ़िया कर दिया पिछली बार, इस बार पता नहीं क्यों नहीं, क्यों ऐसा लगता है जानबूझ के अपना मजाक उड़वाते हैं, जानबूझ कर। बिरादरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कोई मतलब, इनसे साफ शरीक आदमी है, ईमानदार कोई है तो बताइए, ये सब बातें। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से 23 तारीख के लिए? लोग एक शरीफ इंसान को, एक नेक इंसान को, जिसकी छवि साफ है, जो ईमानदार है, जो उनके बीच का है, उनके बीच रहता है, उसको चुने और मौका दें और अपनी एक मजबूत आवाज़ पर। उत्तर प्रदेश में लगातार दंगाइयों के खिलाफ चल रहा बुलडोजर के खिलाफ भड़के अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भड़कते हुए कहा कि लॉ अलग फेंक दिया है। योगी के बुलडोजर एक्शन पर भड़कते हुए क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूबी। लॉ अलग फेंक दिया है, ऑर्डर कहीं और चल रहा है। आप बताइए, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही यूपी में, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस हैं, सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके पास अन्याय हो रहा है, जो महिलाएं हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न और घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर केवल दिखावा है अपने लोगों को खुश करने के लिए। और बीजेपी ये जितना भी घटनाक्रम कर रही है, महंगाई का जवाब नहीं, बेरोजगारी का जवाब नहीं, इसलिए आपको हमको उलझा के रखे हुए हैं। क्या आप प्रधानमंत्री जी नौकरी दे रहे हैं या बीजेपी वाले? इनको अपना ही संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए, बीजेपी को अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने कितना वादा किया था नौकरी का। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 100 दिन में न जाने कितनी नौकरी दे देंगे, वो आप क्यों भूल जाते हो? आप उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र उठाइए। 70 लाख नौकरी देने की बात की, दूसरी सरकार बन गई, कहाँ 70 लाख नौकरियां हैं? तो जो सरकार सरकारी कंपनियां बेच रही हो, LIC बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिकने जा रही है या नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनसे कैसे आप भरोसा कर लोगे कि नौकरी दे देंगे? फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।